तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा था हिंदी वर्णमाला का अध्ययन हम लोगों ने पिछली कक्षा में बड़े विस्तार तरीके से किया जा रहा था। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी वर्णमाला, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, जीडी हो, यूपीपी, ये कौनों परीक्षा आप देने जाएंगे आपको हिंदी यहीं से मिलने वाली है। सारी परीक्षाओं के लिए ये हम किसी व्यक्तिगत एक परीक्षा के बेस पे नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी परीक्षाओं में बहुत विस्तार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सारी परीक्षाओं में आपके काम में आएगी। हम बात कर रहे हैं हिंदी की, और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। आज की हमारी ये चौथी क्लास है वर्णमाला की। ध्यान दीजिएगा, हमने देखा था वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर के बारे में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों अध्ययन कर लिया था। आज उसी कड़ी में हमारा अगला नंबर हम स्टार्ट किसको भी कर दिए थे, हमने इस पर भी एक अच्छा स्टार्ट कर दिया, एक अच्छा बनाया। ये पिछली कक्षा में व्यंजन के ऊपर हमने देखा था जिनका स्वतंत्र रूप से, जिन ध्वनियों का स्वतंत्र रूप अवस्था में उच्चारण किया जा सकता है उसे तो हम स्वर कहते हैं, लेकिन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जाए, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उच्चारण करने के लिए, उन ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। हमने देखा था व्यंजन में सबसे पहले पढ़ा था पहला प्रकार एक स्पर्शी व्यंजन। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं क्रम से। पहला प्रकार स्पर्शी व्यंजन, एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप देखिएगा, ये जो स्पर्शी व्यंजन है इसे एक नाम और दिया जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या नाम दिया जाता है? वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कुल 25 यानी 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है, या इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, क्यों वर्गीय व्यंजन कहा जाता है? तो आइए देख लेते हैं एक मिनट में। बहुत बेहतरीन चीजों पे चर्चा हो रही, बहुत ध्यान से बने रहिएगा। आप देखेंगे कि इनकी संख्या कुल 25 होती है स्पर्शी व्यंजनों की। कितनी? 25 होती है। क से लेकर क ख ग घ अंगा तक, च से लेकर च छ ज झ इया तक, इया तक। चलिए, च छ ज झ इया, फिर ट ठ ड ढ अड़ा, फिर त थ द ध न, फिर प से लेकर प फ ब भ म, यानी क से लेकर म तक ये जो 25 वर्ण हैं, इन 25 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इसलिए स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इन 25 वर्णों का आप उच्चारण जब करेंगे तो हमारी जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक भाग को, किसी न किसी आंतरिक भाग को अवश्य निश्चित रूप से स्पर्श करती है। उस स्थिति में निकलने वाली ध्वनियों की संख्या कुल 25 होती है, क से लेकर म तक। तो कहने का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक भाग को निश्चित रूप से स्पर्श करे, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा हो गई। आपने देखा इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है, ये क से लेकर अंगा तक, च से इया तक, यानी प से म तक, ये 5 वर्णों का एक वर्ग बना दिया गया है। कुल 5 वर्ग बना दिए गए, और जो वर्ग जिस वर्ण से प्रारंभ होता है उस वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर ही इस वर्ग का नामकरण कर दिया गया। इसीलिए इसको 5 अलग अलग वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, जिसके कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे इक्का से शुरू हुआ तो इसका नाम रख दिया गया क वर्ग, ई वाला च से शुरू हुआ तो इसका नाम रख दिया गया च वर्ग, ई ट से शुरू हुआ तो इसका नाम रख दिया गया ट वर्ग,
इता से शुरू हुआ तो इसका नाम रख दिया गया त वर्ग, और इपा से शुरू हुआ तो इसका नाम रख दिया गया प वर्ग। ध्यान दीजिएगा 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, यानी जो वर्ग जिस वर्ण से शुरू होता है उसी वर्ण के नाम पर उस वर्ग का नामकरण कर दिया गया। आप देखेंगे कि ये जो क वर्ग है इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान, अभी हम उच्चारण स्थान की बात, सारे वर्णों का चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, चाहे आपके ऊष्म व्यंजन हो, चाहे संयुक्त व्यंजन हो, सारे के सारे वर्णों के स्थानीय यानी उच्चारण स्थान की बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, एकदम अंत में करेंगे। अभी जितना बताया जा रहा है क्रम से आप बेहतरीन तरीके से देखते चलिए। तो आपने देखा कि ये जो क ख ग घ अंगा, अच्छा ये चीज क्या है, ये हमारा कोई भाई बता सकता है क्या है? आप देखते होंगे किसी भी वर्ण को लिखने से पहले, किसी भी वर्ण को लिखने से पहले हम जो एक कच्चा खाका तैयार करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? और कहीं ना कहीं देखते होंगे जैसे ये बिंदी लगी है वैसे ही ये बिंदी लगती है, एक बिंदी यहाँ पर लगती है, एक बिंदी यहाँ पर लगती है और एक बिंदी यहाँ पर लगती है। हमें कौन बताएगा कि इन बिंदुओं को कहा क्या जाता है? आप देखेंगे कि ये जो बिंदु है, ये जो पाई है इसे हम खड़ी पाई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। और इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं। इसको खड़ी पाई बोलते हैं, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। है के पंचमाक्षर बिंदु बोला जाता है, केवल एक वर्ण पे लगभग करते पूरी वर्णमाला में है यह अन्ना पर। इसको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। इसको अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। ये सदैव स्वर पर ही लगता है, ये सदैव स्वर पर लगता है, कभी व्यंजन पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको हम ताड़न ताड़न जात बिंदु बोलते हैं। ताड़न जात बिंदु या उत्क्षिप्त बिंदु भी बोला जाता है इसे। और हेका जो है, हेका नुक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नुक्ता बोला जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आगे देखिएगा, ये तो 5 वर्ग हो गए जिसके कारण इसको वर्गीय व्यंजन कह दिया गया। इनका उच्चारण करने पर हमारी जीवा हमारे मुख के आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं अवश्य रूप से स्पर्श करती है, इसीलिए इसको स्पर्शी व्यंजन भी कह दिया गया। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए स्पर्शी व्यंजन के बारे में। आगे आप देखेंगे, हम बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। इनकी कुल संख्या 4 होती है। किनकी? अंतस्थ व्यंजन की। यानी अंतस्थ व्यंजन उसे कहा जा सकता है या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु फेफड़े यानी एकदम अंतिम स्थान, अंतस्थ अंतिम स्थान से निकले और सीधा बाहर प्रवेश कर जाए, उस स्थिति में उच्चारित होने वाले वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या कुल 4 होती है। यह है र, ल और व। य, र, ल और व। इन चारों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिसमें से य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। र को प्रकंपित प्रकंपित वर्ण कहा जाता है और ल को पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। किसको? ल को। य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। जैसे आप लिखेंगे अय्यर, क्या लिखेंगे? अय्यर। इसमें कहीं ना कहीं ई का ई लुप्त है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, साइलेंट है, अर्ध स्वर भी लगा हुआ है। आप देखेंगे अय्य य य।
अय्य, य देखेंगे ना, य और व जो है ये इन दोनों आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, आप सीधा सीधा बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या 2 है, एक यह है और दूसरा वह है, एक यह है दूसरा वह है। आप देखेंगे इस र को क्या कहा जाता है, र को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। किसको, र को। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। आप देखेंगे कि अर्ध स्वर हिंदी में केवल और केवल 2 हैं, एक यह है एक वह है। लेकिन वासुदेव नंदन जी इन चारों वर्णों को अर्ध स्वर मानते हैं। आपके पूछ ले कि वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कितने माने गए हैं, तब हम बताएंगे कुल 4 माने गए हैं। किसके अनुसार, वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार अर्ध स्वर हिंदी वर्णमाला में 4 माने गए, लेकिन होते 2 हैं। अगर उनका नाम लेकर पूछे तब 4 बताइएगा, अन्यथा सदैव हर स्थिति में अर्धस्वरों की संख्या 2 है, य और व। आगे बढ़िएगा दोस्तों, ये तो हो गया अंतस व्यंजन। आगे हम बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की, या जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। आइए ध्यान दीजिए, ऊष्म व्यंजन या इसी को संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन, उष्मा गर्मी, संघर्ष घर्षण, यानी ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमारी प्राणवायु घर्षण करते हुए निकले, घर्षण के कारण गर्म हो जाए, उष्म हो जाए, इस स्थिति में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कुल हिंदी वर्णमाला में 4 बताई गई है। कितनी संख्या है, 4 है। स ख स ह, यानी तालव्य स, हई पेट फरुआ मूर्धन्य स घ स ह, ये 4 संख्या है। इन 4 वर्णों का उच्चारण करने पर हमारी प्राणवायु को बड़ा घर्षण करके निकलना पड़ता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उस व्यंजनों की संख्या 4 है। इसे हम तालव्य स कहते हैं, इसे मूर्धन्य स कहते हैं, इसे दंत सकार कहते हैं। है का उच्चारण कंठ से होता, हमने बता दिया कि उच्चारण स्थान हम लास्ट वाली क्लास में इन सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। आप देखेंगे कि इस ह को कहीं ना कहीं स्वर तंत्री वर्ण भी कहा जाता है। इस ह को स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है। इसी ह को कहीं ना कहीं देखेंगे काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। किसको, इसी ह को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण या स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे एक प्रकार मिलता है हमें संयुक्त व्यंजन। क्या मिलता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने होता है योग जोड़। क्या होता है, योग यानी जोड़। कह सकते हैं कि कम से कम 2 व्यंजन वर्णों के योग से, 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाला नया व्यंजन वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जिनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 बताई गई है। कौन कौन है लाला, एक है छ, त्र, य और स्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या मेरे दोस्तों 4 है।
क्यों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इनका जन्म कहीं ना कहीं दो व्यंजन वर्णों के योग से हुआ है। जैसे क योग, ध्यान दीजिएगा, यानी आप इस छ को देखेंगे, इसका निर्माण कहीं ना कहीं स्वर रहित क और स्वर सहित मूर्धन्य स के योग से मिलकर बनता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में क के बाद कौन सा अक्षर आता है? तो हिंदी वर्णमाला में क के बाद छ आता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, संभावना आगे पूछे जाने की भी है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका त्र का हम देखेंगे स्वर रहित त और स्वर सहित र के योग से बनने वाला शब्द वर्ण त्र है। ठीक उसी प्रकार ज स्वर रहित होगा और स्वर सहित इया के योग से यह ज बनता है। ज्ञ उच्चारण गलत है, इसका शुद्ध उच्चारण ज्य होता है। क्या? ज्य। स्र स्वर सहित स्वर रहित स और स्वर सहित र के योग से बनने वाला वर्ण क्या है? स्र है। आपने देख लिया क्यों इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्या कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, इनकी संख्या कितनी है संयुक्त वर्णों की, तो संयुक्त व्यंजन की आपके सामने सारी चीजें हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अच्छा, एक चीज ये भी देख लीजिए कि एक वर्ड है उच्छिष्ट व्यंजन, उसको भी देख लेते हैं क्या है। उच्छिष्ट व्यंजन, इसी को आगत व्यंजन कहा जाता है, इसी को नया वर्ण कहा जाता है, इसी को विदेशी ध्वनिया या विदेशी वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी संख्या कुल दो है, एक है ड और एक है ढ। इन दोनों को उच्छिष्ट कहा जाता है, इन दोनों को आगत कहा जाता है, इन दोनों को नया वर्ण कहा जाता है, इन दोनों को विदेशी वर्ण कहा जाता है। उच्छिष्ट माने चस्पा हुआ है, जो ताड़नजात बिंदुआ लगे। कौन? ताड़नजात बिंदु। इसे ताड़नजात बिंदु अभी हमने पहले पढ़ा है, आज ही की क्लास में हमने पढ़ लिया है। ताड़नजात बिंदु ड और ढ, इन दोनों पर आप देखेंगे कि एक तुर्की भाषा है, तुर्की के बाद अरबी, अरबी के बाद फारसी, फारसी के बाद सीधा हिंदी में प्रवेश कर जाती है यह ध्वनियां। इनका जन्म तुर्की में हुआ, तुर्की के बाद अरबी, अरबी में प्रवेश करने के बाद ये फारसी में प्रवेश करती है और फारसी के बाद तुरंत हमारी हिंदी में आ जाती है और प्रचलन में आ गई पूरी तरह से। यानी जो ये जो ड है ना, ये जो ड लिखा है, इसी पर हम ताड़नजात बिंदु लगा दे तो यह उच्छिष्ट वाला वर्ण हो जाएगा, ये वाला। और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो है यह अलग देने गया, जो ड नहीं रहा, अब यह जो ड़ हो गया, यह ड़ का उच्चारण देने लगा, अड़ का। यानी कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा ऊपर उठकर हमारे मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत एक झटके में नीचे गिर जाए, उन्हीं ध्वनियों को उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है, उन्हीं ध्वनियों को उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। हिंदी में कुछ मानक वर्ण होते हैं, कुछ अमानक वर्ण होते हैं। मानक वर्णों में जो आज के डेट में सारी वर्णमाला में अक्षर है सब मानक वर्ण में है, लेकिन पहले आप देखते होंगे कि ल इस तरीके से लिखा जाता था, अ इस तरीके से लिखा जाता था, झ इस तरीके से लिखा जाता था, जो कि अब ल इस तरीके से लिखा जा रहा है, अब इस तरीके से लिखा जा रहा है, झ इस तरीके से लिखा जा रहा है। ये हमारे मानक वर्ण है और ये हमारे अमानक वर्ण। जिनका प्रचलन आज है वे मानक वर्णों में आएंगे और जिनका प्रचलन पहले था अब नहीं है, उन्हें हम अमानक वर्णों के अंतर्गत रखते हैं। यह भी एक छोटा सा आपके लिए हमने गिफ्ट दे दिया, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्राण के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राण के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राण के आधार पर व्यंजनों के कुल दोस्तों कितने भेद बताए गए हैं? कुल 2 भेद बताए गए हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो दोस्तों यहां तक बात सारी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। आगे की कक्षा कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।